आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तारीख है 17 फरवरी, दिन है बुधवार और हर रोज की तरह मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तो दिन भर की कुछ खास खबरों पर विस्तार से बात होगी। तो चलिए बताते हैं कौन कौन सी हैं वो खबरें। पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर ने जो मानहानि का मामला दर्ज कराया था उसे दिल्ली की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो क्या हुआ आज कोर्ट में, इस मामले पर प्रिया ने क्या प्रतिक्रिया दी है। पंजाब के निकाय चुनावों में कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए हैं, तो क्या किसान आंदोलन ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया, और कैसा रहा शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी का प्रदर्शन। यहां से कैसी होगी 2022 विधानसभा चुनावों की तस्वीर, और बंगाल की राजनीति में क्यों टीएमसी और बीजेपी टॉलीवुड और उसके कलाकारों को अपने साथ रखना चाहते हैं, कैसे शुरू हुई बंगाल में सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स, और आखिर में सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये जानेंगे कि लद्दाख में डिसएंगेजमेंट कितना हुआ है। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए प्रतीक वाघमारे से। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में पकड़ बनाई हुई है, जिनमें से कुछ में जीत दर्ज कर ली गई है जबकि कुछ में वो आगे चल रही है। बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का नगर निगम हो या नगर पंचायत, लगभग हर जगह सफाया हो गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अब तक 1815 वार्डों में से 1199 और 350 नगर निगम सीटों में से 281 सीटें जीत ली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 289 और 33, बीजेपी ने 38 और 20 पर, आम आदमी पार्टी ने 57 और 9 सीटों पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 5 सालों में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि केस को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। मीटू कैंपेन के तहत एमजे अकबर पर करीब 20 महिला पत्रकारों ने उन पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। लखनऊ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये दोनों लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। वहीं पीएफआई ने पुलिस के दावे को नकारते हुए झूठी कहानी बनाने की बात कही है। और बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम से रिलीज किया गया है। उनकी जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव लेंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज करीब 2.5 साल बाद एक हाई प्रोफाइल मामले में कोर्ट का फैसला आया। आपको मीटू मूवमेंट याद होगा। प्रिया रमानी नाम की एक पत्रकार थीं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। इसके बाद एक सिलसिला सा शुरू हो गया और करीब 20 महिलाओं ने अकबर पर यही आरोप लगाए और एमजे अकबर को इस मामले के बाद मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रिया रमानी को कोर्ट खींचा और उन पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। उसी मुकदमे में आज फैसला हुआ है और फैसला ये आया है कि अकबर के आरोप टिक नहीं पाए और मुकदमा खारिज कर दिया गया। प्रिया रमानी बरी हो गई हैं। तो दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट में ये केस चल रहा था और पूरे मामले के दौरान हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर पूनम शर्मा उसमें मौजूद रहीं। मैंने उनसे इस फैसले के तर ये पूछा कि आज कोर्ट में क्या क्या बातें हुई। देखिए, कोर्ट ने खास तौर से कहा है कि जिस वक्त की ये घटनाएं हैं 20 से 25 साल पुरानी, जिनका जिक्र महिला पत्रकारों ने किया, जिसमें मीटू मूवमेंट के दौरान प्रिया रमानी ने भी किया था और जिसके बाद एमजे अकबर ने ये पूरा मामला डिफेमेशन के तौर पर मुकदमा कोर्ट में डाला, उस पे कोर्ट का ये कहना था कि उस वक्त विशाखा गाइडलाइंस नहीं होती थी। यानी कि महिलाओं के पास अपने दफ्तर में अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हो रही हैं तो प्रॉपर एक चैनल उनके पास नहीं था जहां पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। हालांकि कोर्ट ने कहा कि
ये इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि 20 साल के बाद भी अगर कोई महिला कह रही है कि दफ्तर में उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं हुई और दूसरी महिला उस पर बयान देने के लिए आती है, जिसमें खासतौर से नीलोफर जिन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था कोर्ट ने खासतौर से कहा कि इन दोनों ने जिस तरह से अपना बयान दर्ज कराया उसके बाद इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता जो प्रिया रमानी ने ट्वीट करके मीटू मूवमेंट के दौरान एमजे अकबर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर बताया था। इसमें गजाला बहाव में ने भी अपना बयान दिया था और उन्होंने भी बताया था कि कैसे वो सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार हुई थी इस मामले में। हालांकि जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी उस दौरान वकीलों की तरफ से एमजे अकबर के ये कहा गया था कि इस मामले में कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है। तो आज का जो आदेश था कोर्ट का उसमें तो उन्होंने कहा कि भले ही इस तरह के मामलों में कोई फॉर्मल कंप्लेंट ना हो अब तक, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो जो है वो उसको इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। खासतौर से जो भारतीय संस्कृति है उसे लेकर भी कोर्ट ने ये कोट करते हुए कहा कि महिलाओं की डिग्निटी, उनका सम्मान कितना महत्वपूर्ण रहा है पूरी सोसाइटी में। कोर्ट ने कहा कि महाभारत और रामायण जो है वो लिखी गई है सिर्फ महिलाओं की इज्जत को लेकर, कि जिस तरह से सीता जी का हरण हुआ था या द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद महाभारत हुआ, तो कहा कि उस समय भी समाज में महिलाओं की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम तरह की चीजें हुई और आज भी जो है वो महिलाओं की इज्जत बचाए रखना जरूरी है। और जिस तरह से किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के लिए उसकी डिग्निटी जरूरी होती है, वैसे ही एक महिला के लिए भी उसकी अपनी इज्जत बहुत जरूरी है। किसी पुरुष के कह देने भर से कि उसकी अपनी डिग्निटी किसी महिला के द्वारा आरोप लगाए जाने से प्रभावित हो रही है, तो ये कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये दोनों के लिए इक्वल राइट है, महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। और ऐसी सूरत में महिलाओं के साथ अगर कुछ हो रहा है इस तरह का गलत व्यवहार, तो वो सोसाइटी में रिपोर्ट कर सकती है उसको, भले ही वो 20 साल बाद हो। अच्छा पूनम, 2.5 साल से ये मामला चलता रहा है। अक्टूबर 2018 में एमजे अकबर ने केस किया था, तो अब जब प्रिया को राहत मिल गई है तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या, और एमजे अकबर के पक्ष में कोई बात कही गई हो? प्रिया रमानी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। आपको बताना चाहूंगी कि आज तकरीबन 1.5 दर्जन से ऊपर महिला पत्रकार उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए कोर्ट में पहुंची थी, और जब कोर्ट ने ये फैसला प्रिया रमानी के फेवर में ही सुनाया तो महिलाओं ने कहा कि ये किसी एक महिला पत्रकार की जीत नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो महिला सोसाइटी में हैरेसमेंट का शिकार हो रही होती हैं, उन सब के लिए ये एक राहत की खबर है। देखिए, प्रिया रमानी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि महिलाओं के खिलाफ जो दफ्तरों में वो यौन हिंसा का शिकार हो रही होती है, उस तरह के बहुत सारे मामले होते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट में वो नहीं आ पाती हैं क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा होता है, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा तो उनका रिएक्शन किस तरह से महिलाओं को लेकर होगा। और साथ ही वो ये केस इसलिए लड़ पाई क्योंकि उनके पास एक मजबूत वकीलों की टीम थी। खासतौर से उन्होंने रेबेका जॉन जो मेन वकील थी उनका जिक्र किया, और साथ ही जो उनके अपने साथी थे उन्होंने पूरा उनको सपोर्ट किया इस पूरे मुकदमे में। बहुत सारी महिला जो पत्रकार थी वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट तक आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मजबूत प्लेटफॉर्म था उसकी वजह से मैं इस केस को लड़ पाई तो कोर्ट ने तमाम चीजों को देखने के बाद आज इस मामले में माना कि मेरे ट्वीट्स जो थे वो डिफेमेटरी नहीं थे। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो दफ्तरों में काम करती हैं और हर रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं अगर यौन हिंसा का शिकार होती है तो उसके लिए कोर्ट तक आना आसान नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी महिलाओं की जीत है जिनको लगता है कि सोसाइटी में महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं और महिलाओं की इज्जत, उनकी डिग्निटी भी दांव पर नहीं लगनी चाहिए। वहीं इस फैसले को सुनने के बाद एमजे अकबर जो थे उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की और बिना मीडिया से बात किए ही वो दूसरे गेट से चले गए। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर पूनम शर्मा। पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे माहौल में पंजाब में 14 फरवरी को स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और आज नतीजे भी आ गए। तो 109 नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और 8 नगर निगम के लिए हुए इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड किए जाने तक पंजाब के 8 नगर निगमों में 7 पर कांग्रेस जीत चुकी है।
मोहाली नगर निगम की काउंटिंग पर अभी चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, तो उसके नतीजे कल आएंगे। और इसी के साथ 98 नगर पालिका परिषद की सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमा चुकी है। दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है, फिर आप है, और आखिर में यानी चौथे नंबर पर बीजेपी है। और बीजेपी की हालत तो आप इस बात से समझिए कि सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में भी वो सीटें नहीं बचा पाई और सभी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और बठिंडा में कांग्रेस ने 50 सीटों में से 43 जीती हैं और 53 साल में यहाँ पर ऐसा पहली बार होगा जब शिरोमणि अकाली दल की जगह कांग्रेस का मेयर चुना जाएगा। तो कांग्रेस इन नतीजों से बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव का इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। पंजाब कांग्रेस ने इन नतीजों पर तो ट्वीट कर यह भी कहा है कि ये नतीजे पंजाब की जनता के तमाचे हैं जो उसने बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की गाल पर लगाए हैं। तो बीजेपी इस हालत में कैसे पहुंची? क्या ये किसान आंदोलन की वजह से हुआ है? और अब 2022 में उसका क्या होगा? ये पूछा मैंने पंजाब में आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से। निश्चित तौर पर जो कृषि कानून थे उनको लेकर ज्यादातर मतदाताओं में, किसानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश था और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी आधे से ज्यादा सीटों पर जो अपने जो प्रत्याशी थे वो भी चुनाव मैदान में नहीं उतार पाई थी। उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे थे और जो थे वो भी ठीक से प्रचार नहीं कर पाए और जो भी उनके प्रचार के समर्थन में उतरा उसके साथ बुरा बर्ताव भी हुआ। तो एक बड़ा कारण इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का और यूं कह लीजिए उसके पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल का जो हुआ वो सिर्फ कृषि कानून की वजह से ही हुआ, क्योंकि पंजाब के सभी लोगों में लगभग इन कानूनों को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। और जहां तक आपने सवाल किया कि 2022 में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर रहेगा, निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं आज ही इसे एक लिटमस टेस्ट कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं ये हमारा प्री टेस्ट था और इसमें हम लोग पास हो गए और हमारे लिए अब आगे चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। दूसरी सभी पार्टियां भी किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को ही चुनावी एक पॉल प्लैंक बनाना चाहती हैं 2022 में और कृषि कानून उसमें एक सबसे बड़ा पॉल प्लैंक रहेगा, क्योंकि इसने पंजाब की ज्यादातर जनता को प्रभावित किया है और जितनी भी पार्टियों ने इसकी मुखालफत की या किसानों के समर्थन में खुलकर आए वो किसान समझ लीजिए ज्यादातर मतदाता किसान ही है, उनका समर्थन उनको हासिल होगा। पंजाब में कांग्रेस के जीतने का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि शुरुआत से ही कांग्रेस सरकार ने किसानों को खुलकर प्रदर्शन करने का मौका दिया। उनके खिलाफ कोई मामले दर्ज नहीं हुए, चाहे वो मोबाइल फोन टावर तोड़ने का मामला हो, ट्रेन रोकने का मामला हो, उनको पूरी खुली छूट थी। और यही नहीं, दूसरा बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनको निगेट करने के लिए 3 अध्यादेश भी लाए थे। हालांकि उनको राष्ट्रपति की जो एसेंट थी वो नहीं मिल पाई, वो कानून नहीं बन पाए, लेकिन किसानों के मन में एक ऐसा संदेश गया था कि कांग्रेस उनके साथ है। यही कारण है कि कांग्रेस को स्थानीय नगर निकाय चुनावों में काफी बढ़त मिली और वो सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी। अच्छा मंजीत, शिरोमणि अकाली दल ने किसानों का हितैषी खुद को बताते हुए गठबंधन छोड़ दिया था, तो उसका प्रदर्शन कैसा रहा अगर पिछली बार 2015 के चुनाव नतीजों से हम तुलना करें तो? देखिए, अगर पिछले बार की तुलना करें तो खुद अकाली दल के नेता कह रहे हैं कि उनका सिर्फ 3% मतों का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है उनके मुताबिक। लेकिन अकाली दल के हारने का भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कारण बनी, क्योंकि वो 2 दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहा और ऐन मौके पर जब ये किसी कानूनों का मुद्दा उछल रहा था, गर्म था, तो उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, ये सोचकर कि आगे विधानसभा चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, उसमें उसको फायदा मिलेगा। लेकिन उल्टा हुआ, उसको कोई फायदा नहीं मिला। अलबत्ता अकाली दल के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं नगर निकाय गढ़ माने जाते थे, वहां पर उसको करारी हार मिली। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भटिंडा नगर निगम है, जहां 53 साल बाद अब कांग्रेस का मेयर काबिज होगा। अच्छा मंजीत, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को कैसे देखा जाए, क्योंकि वो देखा गया है दिल्ली के बाद पंजाब में अपना पैर सबसे ज्यादा मजबूत करना चाहती है और अगला विधानसभा चुनाव वो प्रशांत किशोर की रणनीति से भी लड़ना चाह रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जनाधार पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 से लेकर धीरे धीरे कम हो रहा है, वो बढ़ा नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो केंद्रीय नेतृत्व का दखलंदाजी इसमें बहुत ज्यादा रही है और लोगों से संपर्क नहीं रहा है। और इन्हीं चुनावों में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि उन्होंने खुलकर किसान संगठनों का समर्थन
किया था, उनके समर्थन में खुलकर आए थे, बाकायदा गांव गांव में पंचायतें भी आयोजित की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी को संभल कर चलना होगा और 2022 के चुनाव में अगर उसे अपना पिछले समय का जो मत प्रतिशत था उसको वापस हासिल करना है या फिर कांग्रेस को पछाड़ना है, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गया है, दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है। ये थे पंजाब में आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल और यहाँ की राजनीति में फिल्मी फैक्टर गहरा असर रखता है और यही वजह है कि बंगाल में राजनीतिक दलों में फिल्मी सितारों को साथ मिलाने की होड़ मची रहती है। अभी अगर आप देखें तो टीएमसी के कोटे से दीपक अधिकारी, शताब्दी रॉय और संध्या रॉय जैसे फिल्मी कलाकार सांसद हैं। इसके अलावा नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं जो कुछ भी करें तो नेशनल लेवल पर बड़ी खबर बन जाती है। ब्रात्य बसु ममता सरकार में मंत्री हैं और उधर बीजेपी में देखें तो बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली और लॉकेट चटर्जी हैं जो संसद में कार्यभार संभाल रहे हैं। 2019 अगर आपको याद हो तो बीजेपी में एक साथ 11 लोग शामिल हुए थे जो फिल्मी और टीवी जगत से आते थे। अभी कल की ही बात है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। इसके बाद मिथुन की राजनीति में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं और वो भी बीजेपी के कोटे से। तो बंगाल में चुनाव सत्ता की लड़ाई के साथ साथ बंगाली फिल्म जगत का दिल जीतने की भी जंग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बंगाल की राजनीति में फिल्मी फैक्टर इतना अहम क्यों बन गया है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। और यही पूछा हमने बंगाल की राजनीति की बेहतर समझ रखने वाले इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट इंद्रजीत कुंडू से। देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि बंगाल की राजनीति में फिल्मी फैक्टर इतना अहम नहीं माना जाता था। ये एक नया ट्रेंड आप कह सकते हैं, क्योंकि जब 30 साल का लेफ्ट सरकार यहाँ पे था पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का जमाने में, तब इस तरह से फिल्म स्टार, फिल्मी हस्तियों को डायरेक्ट राजनीति में एंट्री नहीं दिया जाता था। हमें याद होगा कि जिस तरह से जब ज्योति बासु जब मुख्यमंत्री थे और इतनी बार वो इलेक्शन जीते, लेकिन तब हमें इस तरह का फिल्म स्टार्स देखने को नहीं मिला था जो राजनीति में सीधा प्रवेश कर रहे हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तब जरूर कुछ फिल्मी हस्तियों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग में ही इस्तेमाल किया जाता था और उसका भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ था। हमें याद है कि जिस तरह से मिथुन चक्रवर्ती एक समय में, सुभाष चक्रवर्ती जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे बंगाल के, एक बहुत ही नामी मिनिस्टर थे, वो इस तरह से फिल्मी हस्तियों का इस्तेमाल करते थे चुनाव प्रचार में। और मिथुन चक्रवर्ती एक समय में सीपीएम के लिए प्रचार से जुड़ भी गए थे। लेकिन जब से ममता बनर्जी का सरकार बना तब से ये नया ट्रेंड बना, क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए हस्तियों की इस्तेमाल ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उन हस्तियों को टिकट भी दे दिया। हम गिन सकते हैं ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे शताब्दी रॉय हो गया जिनको 2 बार एमपी बनाया गया, देवोश्री रॉय जो फिल्म स्टार है पश्चिम बंगाल के, उनको भी एमएलए बनाया गया, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहान, उन दोनों को चुनावी जंग में उतार के ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा एक शॉक, एक सरप्राइज पैकेज का घोषणा कर दिया था और दोनों ही जीत के सांसद बन गई। तो ये ममता बनर्जी का एक स्टाइल है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सुपरस्टार इस वक्त हैं, उनकी जो करिश्मा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करते हुए तृणमूल कांग्रेस को चुनावी फायदा हो सकती है। और यही कैलकुलेशन के साथ बहुत बार देखा गया है पिछले 10 साल जो ममता बनर्जी का सरकार रहा है, उसमें एक ट्रेंड सा बन गया है कि जो फिल्मी हस्तियां हैं उनके पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल कर रही है पार्टी और चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। और शायद उन्हीं के किताब से एक पन्ना फाड़ के बीजेपी ने अपनी सीख ली है और यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं कि बंगाल का और एक सुपरस्टार यश दासगुप्ता, एक नया चेहरा, वो आज बीजेपी के साथ जुड़ गए। लेकिन इंद्रजीत, मेरा एक और सवाल है कि बंगाल का जो पारंपरिक वोटर है वो क्या सोचता है? क्या वो फिल्मी हस्तियों के कहने पर या उनके नाम पर वोट करता है? देखिए, मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है कि उससे ज्यादा राजनीतिक दलों को फायदा होता है या जो
स्वे जिसे कहते हैं, जो स्विंग जिसे कहते हैं कि लोगों पे काफी उसका एक हावी रहता है, फिल्म हस्तियों का जो कहना या उनका प्रचार, और उससे काफी फायदा मिल जाता है और एक तरफा स्विंग हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ऐसा नहीं है, लेकिन इसका एक जरूर असर होता है चुनाव की कैंपेनिंग में। सभी नेता चाहते हैं कि उनके जब रैलीज हो रही हैं या रोड शो हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ उमड़ के आए, और यही कारण है कि सब एक स्टार फैक्टर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका कितना असर चुनाव में होता है, कितना रिजल्ट में दिखा जाता है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक जो इंपेरिकल एविडेंस है उसमें तो हमें ये नहीं लगा है कि जब भी कोई चुनावी मैदान में उतर जाते हैं फिल्मी हस्ती, तो उससे काफी फायदा हो जाता है। ये काफी डिफरेंस आप अगर दक्षिण भारत की राजनीति के साथ पूर्व भारत की या पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखें, दक्षिण भारत में एमजीआर हो या जयललिता हो, जो अपने आप में खुद कद्दावर फिल्म स्टार भी थे, और जब वो चुनाव की राजनीति में आए तब उनको काफी सक्सेस मिला। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है, और ऐसा कोई कद्दावर फिल्म स्टार अभी तक राजनीति के साथ नहीं जुड़े हैं जिनको काफी सक्सेस मिला है। जितने भी लोग इस वक्त चुनाव के रेस में है पश्चिम बंगाल में, और जो बड़े नेता हैं, वो सब राजनीति से ही आए हैं, कोई फिल्मी हस्ती नहीं है। ये थे इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट इंद्रजीत कुंडू। और अब बात पूर्वी लद्दाख की, वो इलाका जो पिछले 10 महीनों से बड़ा अशांत रहा। कारण था एशिया की 2 बड़ी महाशक्ति भारत और चीन के बीच टकराव, और टकराव की वजह आप जानते ही हैं। चीन की सेना भारत के इलाके में घुस आई थी, इसके बाद भारतीय और चीनी सेना के बीच तमाम झड़पें हुई, और इस सब के बाद वहाँ बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई। चीन ने भी किए, भारत ने भी किए। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियों पर हथियारों की तैनाती कर दी गई। कड़ी ठंड में भी हमारे जवान डटे रहे। इस सब को निपटाने के लिए 8 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सब बेनतीजे रही। आखिरकार 25 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत हुई, और उसमें हल निकला कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे। भारतीय सेना ने वीडियोज़ और फोटोज़ जारी किए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि पेंगोंग झील के पास जो फिंगर 4 का इलाका है, वहाँ से चीनी सैनिकों के ट्रक वापस जाते हुए दिख रहे हैं। तंबू भी हट गए हैं। इंडिया टुडे के पास इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं, और इन्हें हमारे सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट और इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर अंकित कुमार ने स्टडी किया है। मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या स्थिति दिख रही है। जी देखिए, इन तस्वीरों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं कि भारत और चीन के बीच में इस बात पे अग्रीमेंट हो गया है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में जो भारत और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड ऑफ की स्थिति में पिछले 9-10 महीने से हैं, तो उस पर एक डिसएंगेज करने का अग्रीमेंट हो गया है। तो ये तस्वीरें एक इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल प्रूफ हैं, सबूत हैं इस बात के लिए, ये दिखाने के लिए कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस ना सिर्फ शुरू हो गया है बल्कि अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। जब हम कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन तस्वीरों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक, ये फिंगर इलाके वो इलाके हैं जिनसे हम पैंगोंग त्सो लेक के उत्तरी भाग की एक तरह से पहचान करते हैं। तो चीन की सेना जो फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 तक चली आई थी, इन तस्वीरों में ये साफ साफ दिखता है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में चीन की सेना ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, जो कैंप बनाए थे या जो मिलिट्री के लॉजिस्टिक रखने का स्टोरेज बनाया था और जहां उनकी गाड़ियां लगी हुई थी, वो सब के सब स्ट्रक्चर डिसमेंटल कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और अब चीन की सेना वापस जो फिंगर 8 की जो पोजीशन है उत्तरी बैंक पे पैंगोंग त्सो के, वहाँ जा चुकी है। तो ये तस्वीरें एक इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल सबूत हैं जिनके आधार पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि हाँ, डिसएंगेजमेंट कम से कम लद्दाख के इस इलाके में तो होता हुआ दिख रहा है। अच्छा अंकित, इससे पहले भी कई बार डिसएंगेजमेंट को लेकर खबरें आती थीं, तो इस बार क्या अलग है जो डिसएंगेजमेंट में हो रहा है? जी देखिए, ये बात सही है कि इसके पहले भी कम से कम 2 दफ़ा इस तरह की खबरें आई थी कि भारत और चीन में कम से कम लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर के सहमति बन गई है। पहली बार जब डिसएंगेजमेंट की खबरें आई थी वो थी जून के पहले हफ्ते में, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद गलवान में हिंसक घटना हुई जिसमें 20 हमारे जवान शहीद हुए। हालांकि चीन ने अभी तक इस बात की
जानकारी नहीं दी है कि चीन के कितने सैनिक उस स्कफल में मारे गए। तो पहले डिसएंगेजमेंट के बाद गलवान हिंसा की घटना हुई। दूसरी बार जब एक तरह से पार्शियल डिसएंगेजमेंट की खबर आई तो उस समय हमने जो देखा था सैटेलाइट इमेजेस में, वो हमें ये दिखा था कि फिंगर 4 के पास से चीन ने अपनी जो भारी लॉजिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा सा पीछे कर लिया था, लेकिन फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक चीन की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई थी। अंतर इस दफ़ा ये है कि इस लेवल का डिसएंगेजमेंट, इस लेवल का पुल बैक, इस लेवल का एक तरह से कहें पीछे हटना चीन की तरफ से, वो अभी तक पिछले 9 महीनों में ये देखने को नहीं मिला था। पहली बार ये इन तस्वीरों के जरिए हम ये इस बात को कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ, हमें होता हुआ दिख रहा है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन की सेना ने पिछले 8-10 महीनों में जो भी साजो सामान, जो भी युद्ध के सामान, जो भी कैंप्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेकर के आए थे, वो सारे के सारे हटते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़ा अंतर है अब तक जो अब से पहले हुए डिसएंगेजमेंट की खबरों में और इस बार की खबरों में। जो इमेजेस हमें मिली हैं वो इमेजेस 24 घंटे पुरानी है, यानी कल ली गई थी, कल यानी 16 फरवरी को, और इसे हमने कंपेयर किया है 31 जनवरी की तस्वीरों के साथ। एक जो उससे जो सिग्निफिकेंट इसमें एक डेवलपमेंट है वो ये भी कि पिछले साल हमने ये बताया था कि सैटेलाइट इमेजेस में ये देखने को भी मिल रहा है कि फिंगर 5 पे चीन की सेना ने न सिर्फ अपना कब्जा किया हुआ है बल्कि वहाँ पे उन्होंने अपना निशान ज़मीन पे बना दिया है, चीन का नक्शा बना दिया है, चीन के मैंडरिन के टेक्स्ट डाल दिए हैं। तो डिसएंगेजमेंट में जहाँ तक ये तो एग्रीमेंट था ही कि कोई भी सेना जो जिस तरह का भी स्ट्रक्चर बनाई होगी वो उसको हटाएगी, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि इन इमेजेस में ये साफ साफ दिख रहा है कि जो चीनी नक्शे बनाए गए थे, जो चीनी तस्वीरें बनाई गई थी फिंगर 5 पे, उसको भी हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये डिसएंगेजमेंट पहले की जो रिपोर्ट्स थी उनसे कहीं ज़्यादा सॉलिड है और इस ज़मीन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये थे इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर अंकित कुमार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और अब दिन भर में आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस एक बार फिर। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में पकड़ बनाई हुई है, जिनमें से कुछ में जीत दर्ज कर ली गई है जबकि कुछ में वो आगे चल रही है। बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का नगर निगम हो या नगर पंचायत, लगभग हर जगह सफाया हो गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अब तक 1815 वार्डों में से 1199 और 350 नगर निगम सीटों में से 281 सीटें जीत ली है, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 289 और 33, बीजेपी ने 38 और 20 पर, आम आदमी पार्टी ने 57 और 9 सीटों पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 5 सालों में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि केस को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। मीटू कैंपेन के तहत एमजे अकबर पर करीब 20 महिला पत्रकारों ने उन पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। लखनऊ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये दोनों लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। वहीं पीएफआई ने पुलिस के दावे को नकारते हुए झूठी कहानी बनाने की बात कही है। और बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम से रिलीज किया गया है। उनकी जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव लेंगे। तो दिन भर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट से जुड़ा अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपना कीमती फीडबैक हम तक सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। तो हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर जुड़िए। वहाँ फीडबैक देने का ऑप्शन तो है ही, साथ ही आपको आज तक रेडियो के पॉडकास्ट का अपडेट समय से मिलता रहेगा। इस पॉडकास्ट के लिए साउंड मिक्सिंग की हमारे साउंड के साथी सचिन द्विवेदी ने।
मेरा नाम है अमन गुप्ता, आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।